हम लोग पढ़ रहे थे पब्लिक फाइनेंस, याद आया, जिसको हम लोग लोक वित्त कहते हैं या फिर सार्वजनिक वित्त के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, इसमें एक क्लास हम लोग पढ़ चुके थे जो है, जिसमें हम लोगों ने बजट के बारे में पढ़ा था। चलो बात ना करो भाई, है ना, आप ध्यान दो क्लास पे। ठीक है, बजट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, याद है? जिन्होंने क्लास लिया था उनको याद होगा, बजट के बारे में बताया गया था, है ना, और पब्लिक फाइनेंस के बारे में भी थोड़ा सा बताया गया था। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताया गया था कि भारत सरकार की निधियां, है ना, भारत सरकार की निधियों के बारे में बताया गया था। याद आया कुछ? कितनी निधियां होती हैं बताइए भाई? 3 प्रकार की निधियां बताई गई थी। ठीक है, नंबर 1 संचित निधि, दूसरा लोक लेखा निधि, और तीसरा आकस्मिक निधि। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, संचित निधि इंग्लिश में इसको कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं। ठीक है, लोक लेखा निधि इसको पब्लिक अकाउंट कहते हैं, है ना, और आकस्मिक निधि कंटिजेंसी फंड। ये 3 टाइप की सरकार की निधियां होती हैं। इसमें पैसा कहां कहां से आता है और किस आर्टिकल के तहत है, ये सब आपको बताया गया था। याद है कुछ कि नहीं? तो जो संचित निधि है ये आर्टिकल किस में आता है बताइए भाई? 266 के सब क्लास 1 में आता है। क्यों? याद आ गया? और दूसरा लोक लेखा निधि, ये किस में आता है बताइए भाई? 266 के सब क्लास 2 में आता है। और आकस्मिक निधि, हाँ, आर्टिकल 267 में आता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है आपके, याद रखिएगा। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं ये भी आपको बता दिया गया है पहले से। ठीक है, ये हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, इसमें आपको उस दिन बताया भी गया था कि गवर्नमेंट जो है टैक्स स्ट्रक्चर क्या रखती है, ठीक है, या गवर्नमेंट की प्राप्तियां कहां से होती हैं, है ना, और खर्चे कहां कहां पे होते हैं, इन सब चीजों के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो मार्केट है, ठीक है, बाजार व्यवस्था या अर्थव्यवस्था को संचालित करने के भी इसमें सिस्टम होते हैं। जैसे एक चीज आप जानते होंगे कि जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसको चलाने के लिए एक तो आरबीआई मौद्रिक नीति लागू करती है, इसके बारे में पहली क्लास में बताया गया है, मौद्रिक नीति। ठीक है, तो एक आपका होता है मौद्रिक नीति, जिसको हम लोग कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरा राजकोषीय नीति, जिसको कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। देखिए जो मौद्रिक नीति है इसको हम लोग जो बैंकिंग फाइनेंस वाला लेसन है उसमें पढ़ते हैं डिटेल से। ठीक है, और
यहाँ पे जो पब्लिक फाइनेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग राजकोषीय नीति के बारे में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट जो है अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को कैसे कम करती है, कैसे ज्यादा करती है, टैक्स का स्ट्रक्चर क्या रखती है, ठीक है। इन सब चीजों को हम लोग राजकोषीय नीति के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा तो देखिए, जो आपका मौद्रिक नीति है इसको संचालित कौन करता है? आरबीआई करती है। किस लिए? मुद्रा की आपूर्ति, कहां पे? फिस्कल पॉलिसी, FISCAL, है ना? हाँ, क्या वाई वाई लिख लो, है ना? यहां भी ठीक है। राजकोषीय नीति, देखिए जो मौद्रिक नीति है इसको आरबीआई गवर्न करती है। पहले ध्यान से समझिए, जो आपकी आरबीआई है, ठीक है, ये क्या करती है? कुछ नीतिगत दरें लागू करती है। नीतिगत दरें जैसे आपका रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है ना, CRR है, SLR है, इन सब के थ्रू मौद्रिक नीति आरबीआई लागू करती है, जिससे क्या होता है? मुद्रा की आपूर्ति, मनी सप्लाई मार्केट में कम या ज्यादा करने का काम करती है, ठीक है। तो जो मौद्रिक नीति है, पहली बात तो वो आरबीआई लागू करती है, आरबीआई के थ्रू चलाई जाती है। क्या करने के लिए? अर्थव्यवस्था को बैलेंस में लाने के लिए, है ना, मनी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए। और दूसरी चीज, कीमत की जो वृद्धि होती है ना, कीमत वृद्धि होती है, उसको रोकने के लिए, ठीक है, कीमत वृद्धि को रोकने के लिए, मुद्रास्फीति को मेंटेन करने के लिए, इन सब चीजों के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति लागू करती है। जबकि राजकोषीय नीति GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति सरकार लागू करती है, ठीक है। एक तरफ आरबीआई है जो अर्थव्यवस्था में, बाजार में कीमत वृद्धि को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, मुद्रा सप्लाई, मुद्रा का जो सप्लाई चेन है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, और मुद्रास्फीति को सही करने के लिए, ठीक है, मौद्रिक नीति आरबीआई लगाती है। और साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजकोषीय नीति भी लागू करती है, वो भी जो है अर्थव्यवस्था को बैलेंस में लाने के लिए कि कीमत वृद्धि बहुत ज्यादा ना हो, है ना, मुद्रास्फीति ज्यादा ना आए, इन सब चीजों के लिए राजकोषीय नीति भारत सरकार का वित्त मंत्रालय लगाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो है आपका राजस्व और जो खर्चे होते हैं, है ना, वे, एक तो आपका रिसिप्ट्स होगा, दूसरा क्या होगा? एक्सपेंडिचर, खर्चे, है ना, जिसको व्यय कहते हैं। व्यय मतलब खर्चे। इसके अलावा सार्वजनिक ऋण भी होता है, ठीक है। ये सब चीजें हम लोगों को पढ़ना है राजकोषीय नीति के तहत। नोट कर लिया यहां तक? बढ़ाएं आगे। और एक चीज ये भी जान लीजिए कि जो मौद्रिक नीति है और फिस्कल पॉलिसी है, ठीक है, इसको लाने का एम क्या है, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, क्या उद्देश्य है, क्यों ये सब किया जाता है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य जो है आपका, यहां पर लिख सकते हैं, उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है तीव्र आर्थिक विकास, देश में तीव्र आर्थिक विकास लाना या वृद्धि करना,
है ना, तीव्र आर्थिक विकास करना, मतलब एक हायर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, जिसके लिए गवर्नमेंट मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति चलाई जा रही है। ठीक है। दूसरा, कीमत में स्थिरता लाना। इन सब चीजों का ये उद्देश्य है, कीमत में स्थिरता लाना। मतलब बहुत ज्यादा प्राइस राइज ना हो, कीमतें वस्तुओं की बहुत ज्यादा अनलिमिटेड ना बढ़े। ठीक है। तो कीमत को स्थिर करने के लिए मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति लाई जाती है, और आर्थिक विकास के लिए। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और भी आती है इसमें, असमानता। असमानता में कमी लाना। ठीक है। ये तीन मुख्य ऑब्जेक्टिव हैं जिसके लिए राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है। बढ़ाएं आगे। अब देखिए, जो मुद्रा आपूर्ति है ये डिपेंड किस पे करती है? आ जाओ। एक शब्द आपने सुना होगा, डिमांड, है ना, मांग। कहां रह गए थे भाई? चलो बढ़ाएं आगे। देखिए, मांग जो होती है, जिसको हम लोग डिमांड कहते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, बैठ जाओ। किसी चीज की जब मांग बढ़ेगी तो क्या होगा? सबसे ज्यादा समस्या तो इसी में रहता है, फंस जाता है बार बार। किसी चीज की जब मांग बढ़ेगी, है ना, मांग बढ़ेगी तो वस्तु की कीमत बढ़ेगी, और क्या होगा? महंगाई भी बढ़ जाएगी। तो कीमत बढ़ जाए, वही तो महंगाई बढ़ जाना हुआ। क्यों? और क्या होगा? है, उत्पादन बढ़ेगा। क्यों? उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उत्पादन बढ़ेगा ना। और आपको राष्ट्रीय आय में हमने बताया भी था कि जब आपका उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा? जीडीपी देश की बढ़ेगी। बढ़ेगी ना? क्यों? अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो देश की जीडीपी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जीडीपी का मतलब क्या है? डी का मतलब क्या है? डोमेस्टिक, पी का मतलब प्रोडक्ट, है ना, और जी का मतलब ग्रास, सकल घरेलू उत्पाद। उत्पाद का मतलब उत्पादन ही तो बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी जाहिर सी बात है बढ़ेगी। ठीक है। तो जब जीडीपी बढ़ेगी तो हम लोग हमेशा इकोनॉमिक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि अगर जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब क्या है? देश में विकास हो रहा है ना, विकास की प्रक्रिया बढ़ी है। इट मीन्स ग्रोथ हो रहा है, देश जो है डेवलप कर रहा है। किसी देश की जो है अर्थव्यवस्था की जीडीपी अगर बढ़ रही है तेजी से, तो इट मीन्स वहां की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है ना, वहां की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। और दूसरी चीज, अब देखिए, अगर उत्पादन बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा भाई? बताइए। रोजगार बढ़ाएंगे ना। क्यों भाई? पहले मान लो कोई कंपनी थी, पार्ले थी, है ना, पार्ले ने पहले जो है 5 पैकेट बिस्किट का उत्पादन करना शुरू किया। फिर डिमांड बढ़ी कि नहीं, 20 की डिमांड है मार्केट में, और जब 5 का उत्पादन हो रहा था तो केवल 2 लोग काम कर रहे थे। ठीक है, केवल 2 लोग काम कर रहे थे फैक्ट्री में और 5 पैकेट बिस्किट बनाते थे। अब जो है 20 की डिमांड है मार्केट में, डिमांड ज्यादा हो गई, मांग बढ़ गई, है ना, तो उत्पादन कंपनी बढ़ाएगी, तो 20 पैकेट बनाने के लिए और भी लोगों को हायर किया जाएगा ना। क्यों? तो 10 लोगों को रख लिया मान लीजिए। अब 10 लोगों को रखा तो 8 अन्य लोगों को भी तो रोजगार मिला कि नहीं मिला? मिला। तो रोजगार बढ़ा, है ना। जब उत्पादन बढ़ा तो क्या हुआ?
रोजगार बढ़ा, ठीक है। और जब रोजगार बढ़ा तो ये जो 8 लोग पहले बेरोजगार थे, है ना, इनकी जेब में पैसे नहीं थे, अब इनकी भी जेब में क्या हो गया, पैसे आ गए, है ना, यानी कि मनी भी बढ़ गई, ठीक है, इनको भी मुद्रा मिल गई, ठीक है। और जो लोग बेरोजगार थे उनको भी जब पैसा मिला तो ये लोग क्या करेंगे, फिर से मांग बढ़ाएंगे। अब ये भी बिस्कुट खरीदने जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे भाई, जेब में पैसे नहीं थे, पैसे आ गए तो क्या करेंगे, ये डिमांड फिर बढ़ाएंगे वस्तुओं की, ठीक है। तो ये एक सर्किल चलता है मार्केट में, ठीक है, कि मांग अगर बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, विकास होगा, है ना, रोजगार बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है, उत्पादन बढ़ेगा तो भी रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसे आएंगे, जाहिर सी बात है फिर से डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है और इस प्रक्रिया को अच्छे ढंग से संचालित करने के लिए दो तरीके की नीतियां, है ना, एक मौद्रिक नीति और एक राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति जो है आपका कौन लगाता है, अभी बताया गया है, आरबीआई लगाता है, ठीक है। और राजकोषीय नीति सरकार लगाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, जिसका वित्त मंत्रालय है ना, उसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाती है, ठीक है। अब दो चीजें और भी होती हैं। इन सब चीजों को करने के लिए दो चीजें हैं, एक तो आपका टैक्स, है ना, कर, दूसरा आपका सब्सिडी। सब्सिडी का नाम सुना है, क्या होता है, एलपीजी गैस पे मिलता है और भी सब चीजों पे मिलता है ना, वही सब्सिडी है जो एलपीजी गैस पे मिलता है ना, उर्वरक पे मिलता है, ठीक है, और भी कई चीजों पे मिलता है। तो देखिए अभी मैंने बताया कि ये जो डिमांड है, उत्पादन है ना, इसका आपने एक सर्कल देखा कि इस तरीके से रोजगार बढ़ा और पूरा जो है मांग बढ़ी, ठीक है। अब इसमें जो है गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी का क्या रोल होता है, ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे। तो उसको समझने के लिए देखिए पहले हम ये देखेंगे कि जो आपका उत्पादन हो रहा है ना, इसमें उत्पादन के साधन कितने होते हैं उत्पादन के, 4, कौन कौन से, भूमि, पूंजी, श्रम और भूल गए उद्यमी, है ना। ये 4 उत्पादन के साधन है जिससे आपका एक पैकेट पार्ले बन के तैयार होता है ना, ठीक है। अब देखिए भूमि को क्या मिलता है भाई, किराया मिलेगा, पूंजी को क्या दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा, बहुत ध्यान से समझिए पहले कॉन्सेप्ट को। और श्रम को, श्रम मतलब लेबर, लेबर क्या ले जाएगा, मजदूरी ले जाएगा ना, हाँ, दिहाड़ी या मजदूरी मिलेगा। उद्यमी को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। भाई लाभ कमाने के लिए ही तो किसी ने फैक्ट्री लगाई होगी, साहस दिखाया होगा, है ना। अगर उद्यमी नहीं है, साहसी नहीं है, कोई इंटरप्रेन्योर नहीं है तो फैक्ट्री नहीं लग पाएगी। हिम्मत दिखाना पड़ता है पहले, है ना, कि हम फैक्ट्री को लगाएंगे, लाभ के लिए लगाया जाता है लेकिन हिम्मत दिखानी पड़ती है, इसीलिए उसको साहसी भी कहते हैं, उद्यमी भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हुआ क्या, उत्पादन के साधन इकट्ठा हो गए, ठीक है। अब कोई भी चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज आप ले लीजिए, 100 रुपए में बनकर के तैयार हुई, ठीक है, जिसमें 25 रुपए का किराया दिया, 25 रुपए ब्याज दिया गया, 25 रुपए मजदूरी दे दिया और 25 रुपए उसका लाभ मिला, ठीक है। सबको 25-25 रुपए मिले और आइटम जो बन के तैयार हुआ वो कितने का तैयार हुआ, 100 रुपए का, ठीक है। जो भी उत्पादन हुआ, ठीक है, वो 100 रुपए में तैयार हो गया फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, इस 100 रुपए में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो आइटम बना है 100 रुपए का, इसको अगर सरकार सोचती है कि कम में लोगों को उपलब्ध करा दिया जाए, ठीक है, तो क्या किया जाएगा, और अगर ज्यादा में उपलब्ध कराना है तो क्या किया जाए, ठीक है। ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है।
और ये जो डिपेंडेंसी है, दिस इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, है ना, ये सब राजकोषीय नीति के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, तो होता क्या है, गवर्नमेंट अगर सोचती है कि भाई ये जो उत्पाद है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, किसानों के काम आएगा, है ना, तो गवर्नमेंट सोचती है कि जब ये किसानों के काम आएगा तो इसकी दर जो है, यानी इसकी कीमत थोड़ी सी अगर कम होती तो किसान आसानी से खरीद लेता। ठीक है, अब जो उत्पादन किया है उद्यमी ने, वो तो अपना पैसा कम नहीं करेगा, न किराए में कम होगा, न ब्याज कम होगा, न मजदूरी कम होगी, न लाभ वो कम लेगा। वो कह रहा है हमने इतनी लागत लगाने के बाद ये इतने में तैयार किया है, हम इसमें कुछ भी पैसा कम नहीं कर सकते हैं, दाम कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है तो गवर्नमेंट क्या करती है, कहती है हमें इससे कम में किसानों को उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो जब किसी भी प्रोडक्शन का गवर्नमेंट दाम कम करना चाहती है या कम में सस्ते में उपलब्ध कराना चाहती है, तो गवर्नमेंट उस पर क्या करती है, सब्सिडी देती है ना, सब्सिडी देती है। गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, ये जो आपका 100 रुपए है, ठीक है, इसमें आप 80 रुपए किसान से ले लीजिए और प्लस 20 रुपए आपको हम दे देंगे, 20 रुपए हम आपको सब्सिडी के रूप में देंगे। ठीक है, और 80 रुपए आप किसान से ले लीजिए। तो जो 100 का तैयार हुआ था वो मार्केट में कितने का बिकेगा, 80 का बिकने लगेगा, है ना। जैसे आपका एलपीजी सिलेंडर, ठीक है, कितने का आता है, 900 तक हो गया, है ना। फिर उसके बाद जितने का सिलेंडर है ना, उतना पैसा दे के आप सिलेंडर रिफिल करवा लाते हैं। फिर उसके बाद जितना सरकार सब्सिडी देती है उतना पैसा वापस आपके खाते में आ जाता है। ठीक है, हाँ, नहीं, अलग अलग सिलेंडरों का अलग अलग है ना। जो सामान्य श्रेणी के हैं उनका 40 है, ठीक है, या जो उज्ज्वला के लिए हैं उनका 200 कुछ रुपए आता है, ऐसे सबका अलग अलग है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो अगर प्रोडक्शन का रेट कम करना है या कम में बेचना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या करेगी, आधे लोग बात कर रहे हैं क्या, अगर प्रोडक्शन का रेट कम करना है, पीछे चलो बताओ भाई, अनन्या क्या नाम है तुम्हारा, हाँ, तो क्या करेगी, अगर 100 रुपए से कम में बेचना है ना, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडी दे देगी। ठीक है, तो एक तो ये सब्सिडी वाला कॉन्सेप्ट, दूसरा टैक्स का। ठीक है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं ये प्रोडक्शन 110 में बिकना चाहिए या 120 में बिकना चाहिए, ठीक है, तो इस जो जिसने उत्पादन किया है कंपनी ने, उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स लगा देगी। ठीक है, 10 रुपए का टैक्स लगा देगी और वो जो आपका माल तैयार हुआ था वो कितने का हो जाएगा, 110 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा, है ना, और जब गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो पैसा गवर्नमेंट से जाएगा। ठीक है, ये सब जो है हम लोग पढ़ेंगे किसमें, राजस्व प्राप्तियां और व्यय में। ठीक है, यहां तक क्लियर, किसी को कोई डाउट, चलिए नेक्स्ट। अब लिखिए भारत सरकार के जो केंद्रीय बजट है, इसमें आपको दो चीजें मिलेंगी। नंबर एक, राजस्व बजट, दूसरा होता है पूंजीगत बजट। बजट शब्द किस भाषा से बना है भाई, बताइए, बताया गया है पहले क्लास में, फ्रेंच भाषा के शब्द से, है ना, हाँ, और फ्रेंच भाषा का कौन सा शब्द है, बुजेट शब्द से। ठीक है,
जिसका शाब्दिक अर्थ बताते रहिए भाई, रिमाइंड भी करते रहिए। मैंने क्या कहा है कि रिवीजन होना चाहिए, है ना। चलो बताइए, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? झोला बताया था, याद नहीं आ रहा है ना। चमड़े का थैला, जिसका शाब्दिक अर्थ है चमड़े का थैला, है ना। चलिए देखिए, राजस्व बजट, ठीक है, जिसमें हम लोग राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां मतलब सरकार को आय कहां कहां से प्राप्त हो रही है, ठीक है, ये सब चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। तो इसमें आपका आता है नंबर 1 कर राजस्व, जिसमें आपका प्रत्यक्ष कर, और इसको थोड़ा सा दूसरे सिंबल से बनाइए ताकि आप लोग, एक प्रत्यक्ष कर, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। इंग्लिश में भी लिख दें कि आप लोग जानते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो एक तो गवर्नमेंट को प्रत्यक्ष कर से आय प्राप्त होती है, दूसरा अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये तो कर राजस्व हो गए। दूसरा गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व में क्या क्या चीजें आती हैं, जिसमें आपका सरकारी उपक्रमों से प्राप्त लाभांश या लाभ, सरकारी उपक्रमों से प्राप्त लाभांश या लाभ, है ना। जैसे आपका रेलवे में जो है IRCTC चलता है, इस टाइप से, है ना, जो भी राजस्व प्राप्त होता है सरकारी उपक्रमों से, ठीक है, जो भी भारत सरकार के उपक्रम हैं उनसे जो भी आय प्राप्त होती है वो भी राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अलावा ब्याज प्राप्तियां, ब्याज प्राप्तियां गवर्नमेंट ने अगर ऋण दिया था, ठीक है, तो उससे जो ब्याज मिला वो भी सरकार को प्राप्त ही तो हुआ, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा है क्या?